नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महत्वपूर्ण डेवलपमेंट के बारे में। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे राष्ट्रपति टर्म के लिए शपथ लेने वाले हैं 20 तारीख को, और उससे पहले दुनिया भर की निगाहें इस बात पर हैं कि ट्रंप 2.0 जो सरकार अमेरिका में बनेगी, उसका दुनिया भर की इकोनॉमी पर कैसा असर रहेगा, अमेरिका की पॉलिसीज में क्या कोई बदलाव आएगा, क्या ट्रंप का रुख भारत को लेकर बदलेगा या कैसा उनका रुख रहेगा। और उनकी सरकार में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति इस बार जो शामिल रहेंगे वो हैं एलोन मस्क। एक बड़े उद्योगपति हैं अमेरिका के, और एक असरदार व्यक्ति हैं इस वक्त अमेरिका में। अगर आप ट्रम्प सरकार की बात करें तो उनसे मुलाकात हुई है भारतीय बिजनेस लीडर्स की। दरअसल उन्होंने इनवाइट किया था भारतीय बिजनेस लीडर्स को, और कई सारे मुद्दों पर यह बातचीत यहाँ पर हुई है। टेक्सास में स्पेस एक्स स्टार बेस फैसिलिटी में उन्होंने ये मुलाकात की, और बताया जा रहा है कि तकनीक, स्पेस, एआई, इनोवेशन, ये तमाम बातें रही जिस पर चर्चा की गई। इसमें हमारा जो प्रतिनिधिमंडल था भारत का, उसमें कई सारे युवा जो हमारे बिजनेस लीडर्स हैं वो शामिल थे, जिसमें एसआर कैपिटल के निदेशक प्रशांत रोहिया थे, कोटक से जय कोटक साहब थे, और इनोवेट के संस्थापक रितेश मलिक भी इस जो प्रतिनिधिमंडल था उसमें शामिल रहे। रितेश मलिक हमारे साथ जुड़े हैं, इनोवेट के संस्थापक हैं। उनसे विस्तार से बात करते हैं इस मुलाकात के बारे में, और ट्रम्प 2.0 जो सरकार अब अमेरिका में होगी उसका किस तरह का असर हो सकता है। इस सिलसिले में क्या यहाँ पर रुख है एलन मस्क का। बहुत स्वागत है आपका रितेश। तो दुनिया भर की, जैसे कि हमने भी जिक्र किया, नजर इस बात पर अब है कि डोनाल्ड ट्रंप की जब सरकार अमेरिका में अब होगी दूसरे टर्म की, तो क्या कुछ बदलेगा, उसका असर कैसा पड़ेगा। ये आपकी मुलाकात यहाँ पर हुई एलन मस्क से। सबसे पहले तो इस मुलाकात के बारे में आप बताइए, ये किस सिलसिले में मुलाकात थी, क्या क्या बातें यहाँ पर जो है वो डिस्कस हुई। देखिए, इंडिया ग्लोबल फोरम की तरफ से हम लोग जो इंडियन यंग एक पूरा डेलीगेट गया था। पहले तो हम गए थे वॉशिंगटन देखने के लिए कि ट्रम्प 2.0 किस तरीके से डेवलप होगा, और उसका डायरेक्टली चाहे हम देखें तो सारे देशों पे, सारे बिजनेसेस में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। तो वो इम्पैक्ट समझने के लिए गए थे, और उसके बाद एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी फ्लाइट 7 का लॉन्च देखना, और वो एक अपने आप ही एक ऐसी प्रेरणा का दृश्य था जिसमें आप रॉकेट को ऊपर जाते हुए देखते हैं और आधा रॉकेट नीचे वापस आता है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल ट्रिप था हम सब के लिए जो हम वहां गए थे। और उसके बाद हम स्टार बेस पे इलॉन मस्क से मिले, उनके साथ हमारी काफी अच्छी इंटरेक्शन रही, और उनसे हमने 3 या 4 मुद्दों पे बहुत डेप्थ में बात की। सबसे पहले ये कि कैसे हम लोग एक्सपोनेंशियल डिसरप्शंस कर सकते हैं भारत के अंदर, हम टेक्नोलॉजी के वो प्रोडक्ट्स बनाए। दूसरा ये था कि हम कैसे इमर्जिंग सेक्टर्स में और ज्यादा इनोवेशन लेके आ सकते हैं। और इलॉन हम्म। मस्क ने जिस तरीके से, देखिए, दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं, सबसे बड़ी कंपनीज चलाते हैं, और कैसे जी। उनका एक डेलीगेशन मॉडल है, किस तरीके से वो सोचते हैं। तो वो सीखने के लिए हम गए थे इंडियन ग्लोबल फोरम की तरफ से, और बहुत सीखने को मिला, बहुत अच्छी इंटरेक्शन रही। हमने इनफैक्ट हम सब ने उनको महाकुंभ के लिए इनवाइट किया कि आप महाकुंभ हम्म। जरूर आइएगा। वो काफी उत्तेजित हुए ये जान के कि एक जगह पे 45 करोड़ लोग, अमेरिका की आबादी से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। और इस बार का महाकुंभ तो जैसे आप जानते हैं बहुत ही ज्यादा जी। महत्वपूर्ण है, 144 साल में एक बार आता है। तो और तो उनको तो एलन मस्क आ हिंदुस्तान रहे के हैं क्या बारे इस में बार जब हमने, महाकुंभ में शिरकत करने। अब उन्होंने 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 कहा कि अगर और वो पूरी कोशिश करेंगे, अगर जी। आएंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, हमें ऐसा लगता है। और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि उन्होंने कहा भारतीय संस्कृति, जो इंडियन सिविलाइजेशन है, एक बहुत ही प्रेरणा का सूत्र है। और हम्म। बहुत सारे लीडर्स अमेरिका के, चाहे एप्पल के फाउंडर आप ले लीजिए, हम्म। स्टीव जॉब्स इंडिया आए थे, तो बहुत बहुत बड़े बड़े फाउंडर्स बहुत मूव होते जी। हैं इंडियन कल्चर और फिलोसफी से। तो मुझे लगता है जी, कि ये बिल्कुल। एक इंडिया और ये यूएस चीज़ में बहुत एक बड़ा महत्वपूर्ण, अच्छा। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि जिस तरह का उनका रुख है भारत को लेकर। बहुत सकारात्मक बातें उन्होंने यहाँ पर कही, जो अपडेट्स हमने वहां से देखे इस मुलाकात को लेकर। एक और इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उनका ये कहना था कि रिश्ते सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या दर्शाता है कि अमेरिका भारत के साथ और पॉजिटिवली चीजों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर बढ़ रहा है, क्योंकि सबका ध्यान इस बात पर ही है कि क्या कुछ बदलेगा अमेरिका की विदेश नीति में ट्रंप के आने के बाद।
देखिए, ट्रम्प 2.0 एक बहुत ही डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी बाइडेन हम्म, एडमिनिस्ट्रेशन से, और उसका मुझे लगता है डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया के ऊपर। मुझे लगता है चाइना पे टैरिफ्स बढ़ेंगे, और उसका डायरेक्ट एक सीधा इम्पैक्ट इंडिया पे बनेगा। बहुत नेचुरल पार्टनर है इंडिया। और हम ये अब हम्म, अगर हम देखें कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं वो अमेरिकन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे हम बड़े हम्म, बड़े सीईओज देखें, वो बड़ी जी, कंपनी चला रहे हैं वहां पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत नेचुरल पार्टनरशिप है, बहुत न्यूट्रल पार्टनरशिप है, और बहुत विन विन पार्टनरशिप है। तो मुझे लगता है ट्रम्प 2.0 की वजह से इंडियन इकोनॉमी में अच्छा जंप आएगा। और उससे ज्यादा जो मुझे बहुत अच्छी चीज लग रही है, इस टाइप के जो ट्रिप्स होते हैं उसमें होता क्या है, एक इनफॉर्मल इंस्पिरेशन एंड जर्नी होती है। वहां फाउंडर्स हम्म, इंडिया आते हैं, यहाँ के बिजनेस लीडर्स वहां जाते हैं। और दो चीजें मैं अभी देख पा रहा हूँ। सबसे पहले, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ओयो ने अभी $500 बिलियन से ज्यादा पैसे देके एक मोटर कंपनी, अमेरिका की सबसे बड़ी मोटर कंपनी को हम्म, खरीदा। तो हम्म, ऐसे ही मैं ये देख रहा हूँ कि इंडियन कॉरपोरेशंस अमेरिका में अपने बेस सेटअप कर रही हैं, विच इज वेरी हम्म, गुड फॉर द इकोनॉमी। और वैसे ही अमेरिका का पैसा इंडिया आ रहा है वेंचर कैपिटल के जरिए और एफडीआई के जरिए। तो मुझे लगता है ये जी, दोनों पार्टनरशिप्स बहुत अच्छी रहेंगी। आने वाले समय में हम और बिजनेस लीडर्स देखेंगे जो अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे, और अमेरिकन पैसा इंडियन कंपनीज में आएगा। बिल्कुल। अब तो जाहिर तौर पर इस तरफ दोनों देश यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आने वाला वक्त है, तकनीक में दोनों का विकास जो है वो तेजी से यहाँ पर हो। और इस सिलसिले में अगर यहाँ पर बात करें हम, तो एआई जाहिर तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में। यहाँ पर एआई इनोवेशन को लेकर क्या उनका रुख था, और स्पेस में क्योंकि एलन मस्क भी बहुत कोशिश वहां पर कर रहे हैं स्पेस के क्षेत्र में, और भारत में भी इसरो बहुत अच्छा इसमें जो है वो डेवलपमेंट वहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो इस सिलसिले में क्या उनका जो है वो इशारा आपको लगा? देखिए, एक चीज जो बहुत अच्छी है उनको, इसरो के बारे में तो हम सबको पता है, वो इतना हम्म, पॉजिटिव, इतना सकारात्मक सोचते हैं कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन इतने कम बजट में इतने बड़े बड़े मिशंस को वो, पूरा कर लेती है। तो मुझे लगता है हम्म, स्पेस सेक्टर में, मुझे लगता है इंडिया, भारत भाग्य विधाता होगा आने वाले समय में। जैसे स्पेस एक्स अमेरिका के अंदर है, इंडिया के अंदर 10 अलग अलग बड़ी कॉरपोरेशंस होंगी जो स्पेस में हमारा नाम रोशन करेंगी। और एआई का जहां तक तल्लक है, अभी मैं दावोस में हूँ, सेंटर जी, स्टेज पे इस वक्त सिर्फ तीन चीजें चल रही हैं। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का इम्पैक्ट। हम्म, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब वो नहीं रहा कि नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा नहीं होगा। अब हम एक ऐसे फेज में आ गए हैं, होगा तो सही, लेकिन अब उसका इम्पैक्ट क्या होगा, कितनी नौकरियां जाएंगी, कैसे हम रीस्किल कर सकते हैं। तो इस वक्त एआई के ऊपर बहुत, और कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं रहेगी जो एआई से अछूती रहे। तो इलॉन का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट मानना है कि एआई आने वाले 5 साल में 2030 तक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा हर व्यक्ति के जीवन का। और जो उसको अडॉप्ट अभी नहीं कर रहा, वो वाले बिजनेसेस बंद हो जाएंगे, और जो कर रहे हैं वो वाले बिजनेसेस में बहुत अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में आएगी। अच्छा, तो इस क्षेत्र में वो एलन मस्क जो है वो भारत से किस तरह की एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं? आपको क्या उससे जो है वो समझ में आया रितेश? क्योंकि जाहिर तौर पर वो भी एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं। तो उनकी क्या एक्सपेक्टेशन आपको लगी भारत से? और हम लोग के लिए अगर देखें हम, तो अमेरिका से अब इस बदलाव के बाद, इस नई सरकार के बदलाव के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज आपको लग रही हैं? देखिए, तीन चार बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो मुझे लगती हैं वो ये है कि इंडिया के अंदर, देखिए इंडिया का अभी, जैसे 2 हफ्ते पहले सत्या, जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, जी, वो इंडिया आए हुए थे। उन्होंने $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट कमिट किया है इंडिया के अंदर। तो मैं ये देख पा रहा हूँ इंडिया, पहले जो अभी हम लोग सिर्फ एक सर्विसेज या बीपीओ सेक्टर माना जाते थे, अब हम एक हम्म, इनोवेशन सेंटर माना जाएंगे। अब हिंदुस्तान के अंदर बड़ी बड़ी कंपनी, देखिए लिंक्डइन की सबसे बड़ी कस्टमर बेस इंडिया है, यूट्यूब का सबसे बड़ा कस्टमर बेस इंडिया है। हम दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल डेमोक्रेसी है। देखिए चाइना में ज्यादा लोग हैं हमसे इंटरनेट में, लेकिन वो क्लोज्ड इकोनॉमी है। हमारे यहाँ पे हम्म, 83 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते हैं। तो हम्म, हमारा वन ऑफ द चीपेस्ट पर जीबी डेटा रेट्स हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में बड़ी कंपनीज को इंडिया के अंदर अपना पैसा डालना पड़ेगा। और मोदी सरकार की एक खासियत है, वो जब कंपनीज को लेके आएंगी वो ये इंश्योर करेंगी कि इंडियन नौकरियां और ज्यादा बढ़े। तो मुझे ये लगता है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं डेटा सेंटर के अंदर, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि इंडिया की खासियत है स्केल,
और कम पैसे में वो सेम काम करना जो हम्म। बाकी की कंट्री सोच भी नहीं सकती है। तो वो हमारी आज सबसे बड़ी स्किल है। अगर हम देखें, हम इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया नंबर वन है। आप चाहे हमारे एयरपोर्ट्स की एफिशिएंसी देख लीजिए, चाहे आप हमारी वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड्स देख लीजिए, जिस तरीके से हमने कोविड डिप्लॉयमेंट एंड वैक्सीनेशन की, चाहे आप देख लीजिए हम जिस तरीके से अपने यूनिवर्सल आईडी कार्ड्स, आधार की रोल अप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका हमसे बहुत अच्छे से सीख रहा है। तो मुझे लगता है बहुत विन विन पार्टनरशिप है, जहां दोनों मुल्क एक दूसरे से सीख सकते हैं और ट्रेड को बढ़ा सकते हैं, और दोनों मुल्क के अपने लोगों को के की आमदनियों को और इकोनॉमिक्स को बेटर कर सकते हैं। अच्छा, रितेश, क्योंकि आप डावोस में हैं, आपने जिक्र भी किया, तो थोड़ा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की भी बात यहाँ पर कर लेते हैं। वहां पर इस बार भारत का रिप्रेजेंटेशन किस तरह का है? ये भी चर्चा है कि जो हमारी कई सारी इंडियन स्टेट्स हैं वो एक पवेलियन में अपनी प्रदर्शनी कर सकती हैं, तो एक तरह से वन नेशन वन पवेलियन वाला एक वहां पर प्रेजेंटेशन होगी, और कई सारे मिनिस्टर्स भी वहां पर होंगे। तो इस बार कैसा लग रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? देखिए, दावोस बहुत ठंडा है, लेकिन यहाँ पे पूरी दुनिया के सारे जितने भी पब्लिक पॉलिसी डिसीजन मेकर्स हैं, चाहे वो हम्म। बिजनेस के हों, चाहे वो पॉलिटिक्स के हों, सब आते हैं और यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि आने वाले समय में क्या-क्या पब्लिक पॉलिसी में चेंजेस लेके आने चाहिए, ताकि बेटरमेंट हो इकोनॉमिक्स की और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी की। तो उसमें इंडिया की इस बार बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन रहेगी। हमारा इंडिया पवेलियन बहुत अच्छे से शाइन करेगा। हमारे बहुत सारे चाहे तेलंगाना हो गए, आंध्र प्रदेश हो गए, महाराष्ट्र हो गए, सबके सीएम आ रहे हैं, और सारे बिजनेस हाउसेस, चाहे रिलायंस हो गया, चाहे अडानी ग्रुप हो गया, जितने बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, सब आ रहे हैं। और यहाँ पे काफी सकारात्मक चर्चा होगी कि कैसे हम आने वाले समय के जो बड़े चैलेंजेस हैं, चाहे वो एआई जो लेके आ रही है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी इस वक्त दावोस के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और किस तरीके से, जैसे आपने देखा होगा, ईयू के अंदर 2035 के बाद फॉसिल गाड़ियां का प्रोडक्शन पे बैन लग गया है। तो ऐसे ही हम्म। करके क्या सेम स्ट्रक्चर बाकी देश फॉलो करें या ना करें, दावोस की एक अच्छी खासियत यह है कि यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी डिस्कशन होती हैं कि कहाँ पे पब्लिक पॉलिसी फेल हुई, कहाँ पे पब्लिक पॉलिसी अच्छी हुई, और जहां पे जी। अच्छी हुई वो सारे बाकी देश भी फॉलो करने लग जाते हैं। अच्छा, तो रितेश, हम बात कर रहे थे डावोस के बारे में। आप बता रहे थे कि किस तरह से इस बार यहाँ पर भारत का रिप्रेजेंटेशन रह सकता है। लेकिन अगर कुछ खास मुद्दों की बात करें तो जाहिर तौर पर क्लाइमेट चेंज की चर्चा होती है डावोस में। इस बार और क्या मुद्दे हैं जिसकी चर्चा वहां पर गर्म है? अ, जैसा कि मैंने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा है इस हम्म। बार के समिट का। उसके बाद राइट्स फॉर ऑल, और एक इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे एलजीबीटीक्यू का जो हम्म। अडॉप्शन है, उनके राइट्स का, उसके ऊपर बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही है। ऐसे ही करके अगर आप देखें इंडस्ट्री 4.0, रोबोटिक्स, क्योंकि आप ये देखेंगे आने वाले कुछ दशकों में ह्यूमंस, जी। अभी जैसे 840 करोड़ और लोग हैं, हम्म। रोबोट्स की जो नंबर है वो उससे ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। ऐसे ही करके जी। जो अफ्रीका, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि अफ्रीका की रिसोर्सेज, अफ्रीका के अंदर डेवलपमेंट कैसे हो, क्योंकि अगर आप देखें एशिया की का जीडीपी जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही करके लोग जी। कहते हैं कि अफ्रीका नेक्स्ट एशिया है। तो वहां पे क्या क्या हम्म। अपॉर्चुनिटीज हैं, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाया जा सकता है। COP30 एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। यूएस डॉलर और डी डॉलराइजेशन, जो जो एक ब्रिक्स का एक इनिशिएटिव है, उसके ऊपर क्या हो सकता है। जी। और जैसे 4 डे वर्क वीक्स, ऐसे करके बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक, और एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है चाइना। जो आप हम्म। ये देख रहे हैं कि बहुत सारे, ये अब एक मल्टीलैटरल वर्ल्ड बन गया है। ये एक जी। मल्टीपोलराइज्ड वर्ल्ड है कि ईस्ट में आपके पास चाइना है, वेस्ट में आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स है, आपके पास हम्म। न्यूट्रल देश हैं जैसे इंडिया। तो मैं सब में एक चीज ये देखता हूँ कि अनसर्टेन टाइम्स है। क्रिप्टो करेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ब्लॉकचेन एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, लेकिन अनसर्टेन टाइम्स में एक चीज जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ वो ये है कि भारत भाग्य विधाता, सारी कंट्रीज के नाम पे एक ही जी। नाम है, और वो है इंडिया। लोग मोदी जी की लीडरशिप को सराह रहे हैं, और जी। मुझे ऐसा लगता है आने वाले 5 से 6 सालों के अंदर हम लोग काफी इंडिया एक बहुत ही तरक्कीशील मुल्क होगा। जी।
बिल्कुल, उम्मीद यही करते हैं कि दुनिया जिस तरह से नज़र टिकाए हुए है भारत पर, भारत की ग्रोथ पर, उसका एक वैश्विक असर जो है वो बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा आने वाले वक़्त में। बहुत शुक्रिया रितेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार थैंक यू से अभिष बात जी। करने के लिए इस मुलाकात के बारे में और क्या दुनिया में चर्चा है ट्रम्प 2.0 को लेकर, उसके बारे में। बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए ये महत्वपूर्ण है काफ़ी कि डोनाल्ड ट्रम्प के जो अब यहाँ पर दूसरे टर्म के लिए शपथ लेंगे, उसके बाद क्या बदलाव होंगे। जैसे कि हमने बातचीत की यहाँ पर रितेश भी बता रहे थे कि सबकी निगाह इस बात पर है कि ट्रम्प 2.0 का ग्लोबल इकोनॉमी पर कैसा फ़र्क पड़ेगा, उनकी नीतियों में क्या कोई बदलाव आएगा और अमेरिका का रुख कैसा होगा। इस सिलसिले में ये महत्वपूर्ण मुलाकात हुई थी जो यहाँ पर एलन मस्क के साथ भारतीय जो यंग बिज़नेस लीडर्स हैं उनके साथ। इस सिलसिले में हमने बात की रितेश से, उन्होंने बताया विस्तार से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी आप देखते रहिए एनडीटीवी। नमस्कार।